रहीम लेक्चर नंबर 31 मंडे मार्च 3। हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फोग्राफिक्स का। हमने काफ़ी डिटेल में सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि इन्फोग्राफिक्स हैं क्या और इन्फोग्राफिक और डायग्राम के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर हमने ये भी बात की साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने बात की कि एक टीचर के लिए इन्फोग्राफिक्स को सीखना, समझना, उसमें महारत का हासिल करना क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ भी हमने बात की कि इन्फोग्राफिक्स की क्या अहमियत है, क्यों उसको हम यूज़ करते हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपने इन्फोग्राफिक को 21st सेंचुरी स्किल्स से हमने रिलेट किया कि 21st सेंचुरी स्किल्स की जो लिस्ट है, जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे इन्फोग्राफिक के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर हमने डिटेल में बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक कि अगर आपके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है तो शायद आप एक अच्छा इन्फोग्राफिक ना डिज़ाइन कर सकें। आपके अंदर सलाहियत का होना कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें और ना सिर्फ समझ सके उसको फिर आगे समझा सकें। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, उसी सूरत के अंदर आप मतलब एक अच्छे इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने में कामयाब हो पाएंगे। यहाँ पे हमने बात की थी कि जी क्रिटिकल थिंकिंग कौन से कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एनालिसिस है, आपका एवेल्युएशन है, सिंथेसिस है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है। इन तमाम को हमने अपनी क्लास के अंदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने चेक किया कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त हमने चेक किया किस तरीके से हम इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग के इन कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि यार एक इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने के क्या अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। अगेन इसके लिए भी हमारे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्लास रही। हमने क्लास के अंदर एक टॉपिक डिसाइड किया और फिर उस टॉपिक को इन्हीं स्टेप्स की रोशनी में हमने एक अच्छे से इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने की हमने अटैम्प्ट की थी क्लास के अंदर। तो थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करने के जो स्टेप्स हैं उसका आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल गया। फिर क्लास के अंदर हमने जो हमारा डिज़ाइन है, हमने डिज़ाइन के ऊपर क्रिटिक किया। ओके, हम लोग बाज़ बातें मिसाल के तौर पे बाज़ चीज़ें हम लोग को जहन में तो आ चुकी होती है कि बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बाज़ वो चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन को क्रिटिक किया कि हमारी क्लास के अंदर अगर ये डिज़ाइन प्रेजेंट किया जाता है, ये दिखाया जाता है, इसके अंदर क्या खामी है। तो हमें नज़र आया कि इसके अंदर सिमेट्री मौजूद नहीं थी, हमें इसके अंदर अलाइनमेंट के इशूज़ नज़र आए, हमें इसके अंदर कंसिस्टेंसी के इशू नज़र आए। इन इश्यूज को इसलिए पॉइंट आउट किया हमने कि इनकी मदद से हम मुस्तकबिल के अंदर एक अच्छा डिज़ाइन हम बना सकें और उसके अंदर हम इन गलतियों को रिपीट ना करें। फिर हमने बात की कि एक अच्छे इन्फोग्राफिक के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। हमने बात की कि अच्छे इन्फोग्राफिक के अंदर क्लैरिटी हो, चीज़ें वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझा रहा हो, विजुअल हायरार्की हो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो, उसका कलर भी उसको प्रोमिनेंट कर रहा हो, जो चीज़ डिस्क्रिप्शन है या बॉडी टेक्स्ट है उसका कलर भी म्यूटेड हो, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज भी निस्बतन छोटा हो। जो चीज़ जिस चीज़ की तरफ हमने तवज्जो दिलानी है वो चीज़ सबसे ऊपर मौजूद हो या इस तरीके से मौजूद है कि उसकी तरफ खुद ब खुद नजर जाए। हमने कंसिस्टेंसी की बात की, हमने सिंप्लिसिटी की बात की, हमने बात की कि यार कोई भी अच्छा इन्फोग्राफिक डिजाइन करते वक्त आपको टॉपिक को फिल्टर करके उसको डाइस करके आपको उसको स्मॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इन्फोग्राफिक के अंदर आप पूरी दुनिया जहाँ की कहानियां सुनाने की कोशिश करो। ठीक। और फिर हमने बात की कि हमारा जो रेलिवेंस है, जो भी हमारा टॉपिक है, हम कोशिश करें कि हमारे इन्फोग्राफिक के अंदर उसी से रिलेटेड इमेजेस भी इमेजेस को हम उसी टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस को हम अपने इन्फोग्राफिक के अंदर यूज करें। आप में से कोई कह सकता है कि सर ये बातें तो बिल्कुल ऑब्वियस सी हैं, लेकिन देखें जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताया जाता है कि जी जब आप एग्जाम के अंदर कॉपी आंसर को अटैम्प्ट करें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आप जो है सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को लिखें, आपके जो आंसर है सीक्वेंस के अंदर हो, आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ हो। सीक्वेंस में लिखने क्यों कहते हैं कि भाई टीचर जो है जो कॉपी चेक कर रहा है, ऐसा ना हो कि आपको कोई आंसर स्किप कर दे आगे पीछे होने की वजह से। आपने 8 के 8 सवाल अटेम्प्ट किए हुए हो लेकिन उसको लगे कि 6 सवाल अटेम्प्ट किए, क्यों? क्योंकि आपने आगे पीछे किया हुआ था। मसलन सेक्शन ए का जो आंसर था वो आपने सेक्शन बी वाली जगह पे लिखा हुआ है मसलन। अब काम तो आपने पूरा किया हुआ है लेकिन वो चीज़ चेक होने से रह गई। अब ये जो चीज़ है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, सबको पता है, सबको अंदाजा है, लेकिन जब आप काम करने बैठते हैं तो हमें नजर आता है कि लोग इस किस्म की गलतियां भी कर रहे होते हैं। तो आज आपको शायद लग रहा हो कि सर कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी और आपका क्लैरिटी जो है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें हैं, लेकिन होता क्या है कि जब अमलन हम लोग काम करने बैठते हैं तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं।
फिर हमने बात की थी कि यार इन 4 प्रिंसिपल्स को याद रखो कि आप जो भी इन्फोग्राफिक डिजाइन कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसके जरिए से आप क्या कहानी सुनाना चाह रहे हो। कहानी का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको किसी नेगेटिव सेंस में मत लो, मैं कहना के चाह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो स्टोरी क्या है, किस इन्फॉर्मेशन को, किस मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है। और तुमने इसके अंदर जो है किस चीज को यूज करना है, आपने कम से कम टेक्स्ट के साथ अपनी चीज को ज्यादा विजुअल इम्पैक्ट के साथ डिलीवर करनी है। और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम इन्फोग्राफिक डिजाइन करने बैठो तो ये बात जहन में रखना कि यार आपका मकसद एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो अभी तक हमने आईसीटी पे जो बार बार हम क्लास ले रहे हैं, देखो एक बात समझाने का कि आईसीटी के स्किल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल यकीनन आपको एहसास हो रहा होगा कि यार इसको हमें लाजमन यूज करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि यार अक्सर जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं सब ने एलएमएस को अडॉप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टीचर ऐसा हो जो कंप्यूटर यूज करना जानता हो, जो एलएमएस यूज करना जानता हो। वो वाला जमाना खत्म कि आप जॉब के लिए गए, आपको कहा कि ठीक है जी, आपको चौक आपने हाथ में ली और जाके बोर्ड पे लिख के पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके लिए अब जो नई दौर की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना, उसको सीखना जरूरी है। एआई की बात कर लें, आप लोगों ने देखा कि अक्सर स्कूल जो है वो अपने करिकुलम के अंदर एआई को जगह दे रहे हैं। एक स्कूल वाले ने ये भी, आपने शायद मीडिया पे खबरें पढ़ी हो कि जी वो एआई टीचर का स्कूल में उन्होंने इजाफा कर दिया। टीचर को जो है एक मेनुक्विन को उन्होंने एक उसको साथ में जो है उसको वॉइस वगैरह दे के उन्होंने ऐसा कर दिया कि बच्चा उससे सवाल पूछ रहा है वो उससे जवाब दे रहा है, राइट। और कहा ये कि जी एआई के जरिए पढ़ाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त का ट्रेंड यही है कि हमारे स्कूल्स के अंदर आपको एआई ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नजर आएगी। और आज तो हम सिर्फ आईसीटी पढ़ रहे हैं, कोई بعید नहीं है कि बहुत जल्द बीएड के अंदर एआई का कोर्स भी शामिल हो जाए। किसी टीचर को एआई के बारे में पता होना जरूरी है। खैर अभी हम एआई की अगर बात ना भी करें, आईसीटी तक अपने आप को महदूद रखें, तो बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये कि आईसीटी की क्लास के वो स्किल्स है जो लाजमन आपको अपनी क्लासरूम में यूज करने पड़ेंगे। आप ऐसा, आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ बगैर टेक्नोलॉजी के यूज की आपकी क्लास कंडक्ट करने में कामयाब होंगे। आपने देखा कोरोना के ज़माने में, कोविड के ज़माने में वालिदैन के ऊपर तो दबाव आया कि जी उन्होंने कंप्यूटर्स खरीदे, उन्होंने फिर गूगल क्लासरूम को यूज़ करना सीखा। तो ये दबाव टीचर्स के ऊपर भी तो था। टीचर्स को भी तो ये तमाम चीज़ें सीखनी पड़ी कि जी नेट कैसे काम कर रहा है, नेट से कैसे कनेक्ट करना है, हमें गूगल क्लासरूम में कैसे जाना है, क्या करना है, राइट। ऑनलाइन होमवर्क हमें कैसे देना है। तो इस आईसीटी के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें। और इसीलिए हम इंफोग्राफिक के ऊपर इतना टाइम बार बार लगा रहे हैं कि देखो मकसद सिर्फ हमारा कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करना नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ तरह का असाइनमेंट आएगा इंफोग्राफिक का तो हमने उस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना है। मकसद हमारा ये है कि यार हम वो स्किल सीख के जाएं जो स्किल हमारे फ्यूचर क्लासेस के अंदर इस्तेमाल, हमारे फ्यूचर करियर के अंदर लाजमन इस्तेमाल होता हुआ हम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम बार बार इंफोग्राफिक के टॉपिक को लेकर बैठ गए कि यार तो आप अंदाजा लगाओ, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमने डॉट डॉट आईओ से बात शुरू की, फिर हम कैनवा पे चले गए, उसको इतनी डेप्थ में पढ़ इसीलिए रहे कि यार आप एक अच्छे इंफोग्राफिक डिजाइन करने वाले हो। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर कर देना कमाल नहीं है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लाजमन इंफोग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी खुदा ना खासा किसी थके हुए स्कूल में चले गए तो एक अलग बात है, वरना हर अच्छे स्कूल के अंदर आपको मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को यूज करने पे फोर्स, आपको फोर्स वैसे भी किया जाएगा। और अगर आप खुद आगे चल के इनिशिएटिव लें, इंफोग्राफिक्स बनाए, तो लाजमन अपने टीचर्स के मुकाबले में, अपने कोलीग्स के मुकाबले में आप मुमताज़ होंगे, आप स्टैंड आउट करेंगे। और स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको, आप पर रिलाई करने पे मजबूर हो जाएगी। इसी तरीके से जॉब सिक्योरिटी पैदा होती है। जॉब सिक्योरिटी लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। अगर आप काम ऐसा करके दें कि यार उसको, उनको एहसास हो कि इसके बगैर हमारा गुजारा, इस बंदे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा जब आगे बढ़ के आप नई नई चीज़ों को यूज़ करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यार हमने इंफोग्राफिक्स पे, हमने इस बात की अहमियत को जान लिया कि इंफोग्राफिक्स ज़रूरी है, हमने बात कर ली आपके करियर के हिसाब से इंफोग्राफिक्स ज़रूरी है। आप मिसाल के तौर पे दुनिया के 10 बंदे रेज्यूमे लेकर सबमिट कराते हैं, सैकड़ों लोग करा रहे हैं, आपकी रेज्यूमे के अंदर इंफोग्राफिक्स भी मौजूद है। आपने अपने करियर का इंफोग्राफिक्स बना दिया, अपनी तालीमी हिस्ट्री का इंफोग्राफिक बना दिया, बना सकते हैं ना। अगेन कि आपकी सीवी, आपकी रेज्यूमे मुमताज़ होगी नहीं होगी, अलग से नज़र आएगी नहीं आएगी, राइट। तो अब जब हमने इस बात को समझ लिया कि इंफोग्राफिक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए से अपनी इंफॉर्मेशन को आप ना सिर्फ कन्वे कर सकते हैं बल्कि अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार अच्छे इंफोग्राफिक कैसे बनाते हैं। हमने कुछ थ्योरी की बात कर ली, प्रिंसिपल्स की बात की, हमने अपनी लैब के अंदर उस पर हमने एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हमें हो गया, ठीक है।
हमने खुद अपने टॉपिक को लेके मिलके उस इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने की कोशिश की, वो भी देख लिया। अब हम सीखने का एक और तरीका ये होता है कि हम पहले के किए हुए कामों को देख के उससे सीखने की कोशिश करें। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि अगर आप क्रिएटिव राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये टिप दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा लिखें, राइट? लिखना चाहते हैं कि अच्छे अदीब, अच्छे लिखारी बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है? और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हैं, दूसरों का काम पढ़ते हैं, तो खुद आपकी राइटिंग के अंदर एक निखार आ जाता है, आपकी अपनी तहरीर के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। हमने इसी ज़मीन के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री क्लास के अंदर शेयर की थी जिसका नाम था एवरीथिंग इज़ अ रीमिक्स। उस डॉक्यूमेंट्री का जो बुनियादी थीम है वो ये बता रहा है कि यार कोई भी क्रिएटिव काम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। हर क्रिएटिव काम किसी पुराने काम की बेस के ऊपर बनाया हुआ होता है। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे सॉन्ग्स की एग्जांपल देता है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो फेमस हैं, जो पॉपुलर हैं, लेकिन उन सॉन्ग्स की अगर आप उसको एनालाइज करो तो पता चलता है वो किसी पुराने सॉन्ग को इंस्पायर होकर कुछ उसमें कुछ जिद्दत लाके उसमें तब्दीली लाके एक नया सॉन्ग बनाया गया। आगे चल के अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर वो टेक्निकल गैजेट्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करता है कि जी कंप्यूटर के अंदर अगर एप्पल की वो मिसाल देता है कि एप्पल ने शाज़ो नादिर कोई नई चीज़ ईजाद की है, लेकिन मिसाल के तौर पे जो चीज़ें पहले से बनी हुई होती है उन्हीं चीज़ों को लेकर वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आज का आपको याद है कंप्यूटर के अंदर जैसे आप लोग को ये आइकॉन्स, ये विंडोज सब नजर आ रहे होते हैं, ये असल में बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? किस कंपनी ने ये चीज़ें डिज़ाइन की थी? क्या ख्याल है आपका? तुक्का ही लगा लो भाई। ओके, और सबसे पहले ये चीज़ें बनाई थी एक कंपनी थी जिसका नाम था जीरोक्स। जीरोक्स ने माउस को इन्वेंट किया था, माउस जैसे होता है ना माउस कंप्यूटर का, जीरोक्स ने इन्वेंट किया था। जीरोक्स ने कॉन्सेप्ट दिया था कि माउस के जरिए से आपके मॉनिटर के ऊपर कुछ बटन्स बने हुए, हम उन पर क्लिक करेंगे तो उसके नतीजे में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ये आइडिया, ये इन्वेंशन थी जीरोक्स की, और इस इन्वेंशन को लिया एप्पल ने, और एप्पल ने लेके अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था गालिबन एप्पल टू, जिसके अंदर ये फीचर मौजूद था। जहाँ तक मुझे याद पता है एप्पल टू के अंदर था या लीजा के अंदर, और ये मैकिनटॉश के अंदर, जो उनका पहला मैकिनटॉश कंप्यूटर बना था एप्पल कंपनी का, उसके अंदर उन्होंने जीरोक्स वालों के आइडिया को यूज करके उसको दिया और वो आइडिया पॉपुलर हो गया। आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ने इसी आइडिया को एप्पल से लिया और विंडोज बना दी। आज हम में से हर कोई कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है? विंडोज यूज कर रहा है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप एंड्रॉइड मोबाइल, सबके पास एंड्रॉइड ही है ना, यहाँ पे अक्सरियत के पास एंड्रॉइड है। असलन एंड्रॉइड का जो डिजाइन था वो कीबोर्ड वाला था, कीपैड नहीं होता था जैसे अभी ब्लैकबेरी मोबाइल याद हो, ठीक है, मोबाइल में ब्लैकबेरी कीपैड के साथ, तो वो एंड्रॉइड वाले भी उसी पे काम कर रहे थे। एप्पल ने एक नया काम किया, एप्पल ने बनाया टच स्क्रीन के साथ मोबाइल कि एक ही बटन होगा, एक से ज्यादा बटन नहीं होगा। अब टच स्क्रीन पहले से मौजूद थी, बैटरी जो लग रही है वो पहले से मौजूद, छोटी सी हार्ड ड्राइव, मोबाइल के अंदर भी तो हार्ड ड्राइव होती है वो भी पहले से मौजूद, तमाम चीजें पहले से मौजूद थी। एप्पल ने उनको मिला के आईफोन बनाया। चीजें पहले की बनी हुई चीजों को लेकर उसने एक नई चीज इन्वेंट की। फिर उसी चीज को लेते हुए एप्पल की इस आईफोन की सक्सेस को देखते हुए एंड्रॉइड ने अपना डिजाइन चेंज किया, और आज आप में से अक्सरियत के पास कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड का। देखो हर नई चीज किसी पुरानी चीज के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप उसी डॉक्यूमेंट्री को आगे देखें तो आगे चल के उसके अंदर वो मूवीज की बात करता है। स्टार वॉर्स का नाम सुना है? स्टार वॉर्स एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर मूवी फ्रेंचाइज है, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही हिट है, और लोग उसके पीछे बिल्कुल दीवाने हुए हैं। अब तक पता नहीं उससे कितने कितने पार्ट्स आ चुके हैं। ओरिजिनल मूवी मेरे ख्याल में 6 पार्ट्स तक थी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल में इसमें 11-12 फिल्में उसकी आ चुकी हैं, उसकी टीवी शोज भी हैं। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। उसके टॉयज आए हुए हैं, उसके खिलौने आए हुए हैं, लोग उसको परचेज कर रहे हैं और बड़े खुश होते हैं उससे, मतलब लोग दीवाने इस स्टार वॉर्स के। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो आगे बताता है कि अगर आप गौर करो कि स्टार वॉर की जो स्टोरी है वो भी इस एतबार से ओरिजिनल नहीं है कि वो उसने कोई बिल्कुल एक नया छोटा आइडिया लेकर आया। वो किसी पुराने आइडिया के ऊपर उसने उन पुरानी मूवीज के आइडियाज को लेते हुए मिला के उसने स्टार वॉर की मूवी को क्रिएट किया। फिर हमने बात की थी आमिर खान की मूवी क़यामत से क़यामत तक की, आमिर खान की पहली मूवी जिसकी बेसिस पे वो हिट हुए, पॉपुलर हुए, और फिर एक दफ़ा जब इन हुए तो आज तक वो मौजूद है। तो आमिर खान की जिस फिल्म क़यामत से क़यामत तक की जो स्टोरी थी, ये भी शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो एंड जूलियट से ली हुई थी। और रोमियो एंड जूलियट को भी अगर एनालाइज करें तो पता चलता है कि उससे मिलती जुलती कहानियां पहले से मौजूद थी।
हमने बात की फिल्म शोले की, जिसमें वो गब्बर और ठाकुर, आज तक उसके डायलॉग्स हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तेरा क्या होगा कालिया और इस किस्म के डायलॉग्स आज तक मशहूर हैं, राइट। लेकिन इस मूवी की जो स्टोरी थी, ये इसके अंदर भी आपको नजर आती है, उसको एनालाइज करें तो दूसरी मूवीज का या पुरानी स्टोरीज से इंस्पायर होकर उसके अंदर उन्होंने इस मूवी को बनाया। तो बताने का मकसद ये है कि चीज़ों को सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग काम है उसको ऑब्जर्व करो, एग्जिस्टिंग काम को रीड करो, उसको रीड करके उसको एनालाइज करके उसकी मदद से तुम एक नया काम क्रिएट कर सकते हो। अब इन्फोग्राफिक्स के अंदर अगर इंप्रूवमेंट लानी है तो हमें क्या करना होगा, इन्फोग्राफिक्स बनाने होंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स बनाएं। और लेकिन अपने आप को सिर्फ इन्फोग्राफिक्स बनाने तक महदूद ना रखें, हम दूसरों के बनाए हुए इन्फोग्राफिक्स को भी एनालाइज करें, इसकी मदद से हमें अच्छे इन्फोग्राफिक्स बनाना खुद भी आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुराने जो दूसरे पहले बने बनाए डिजाइन, हम उसको एनालाइज करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जिसका नाम, इस इंफोग्राफिक को, इस स्टाइल को कहते हैं फिश बोन। आपने अब तक काम किया ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, जैसे आपने टाइप्स ऑफ शेप पे बनाया था ट्री स्ट्रक्चर, याद है आपका, टाइप्स ऑफ शेप 2D 3D, फिर आगे आपने बनाया, आपने सिक्वेंशियल डिजाइन पे काम किया, ओके, आपने सर्कुलर डिजाइन को देखा, हमने बात की थी वाटर साइकिल है, फोटोसिंथेसिस है, उसके अंदर साइक्लिक लेआउट बनाया जा सकता है। ये एक और नए किस्म का लेआउट आपके सामने, इसे कहते हैं फिश बोन। ये अमूमन वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपके पास आपने कॉज एंड इश्यूज दिखाने, प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉजेस। जो प्रॉब्लम होती है वो फिश का हेड बन जाती है, यहाँ पे हेड, फिश के हेड पे आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, और जो उसकी जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो उसकी फिन्स बन जाते हैं, और उस फिन्स के अंदर जो बोन्स होती हैं वो उस कैटेगरी के अंदर डिटेल्स, ठीक। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि क्लासरूम के अंदर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये प्रॉब्लम हो गई, ये कहाँ पर आएगा, हेड के अंदर। अब इस प्रॉब्लम की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, घर का माहौल, ओके, वो एक फिन में आ गया। दूसरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्पल कलर के अंदर एक फिन को शो किया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा आ गया आपके पास मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन का मसला, बच्चा बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी आपकी हो गई कि जी आउटडेटेड सिलेबस, ठीक। ऊपर आपने एक और कैटेगरी बना दी कि फॉर एग्जांपल बच्चे का क्लासरूम इन्वायरमेंट, ओके। अब आपकी जो पहली कैटेगरी थी जिसको आपने पर्पल कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है, जहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है किसी घर का एनवायरनमेंट, इसमें आ गया न्यूट्रिशन, घर के अंदर बच्चों को सही से गजा नहीं मिल रही, बच्चा देर तक जाग रहा है, घर के अंदर वालिदैन के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, या घर के अंदर कोई दूसरे ऐसे इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। अब देखो इस प्रॉब्लम को आपने फिशबोन के जरिए से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर दिया। बीएड की क्लासेस के अंदर कई दफा आपके सामने इस किस्म के इश्यूज आएंगे, जब आपसे कहा जाएगा कि यार आपने जो है ना इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, आप प्रैक्टिकम पे जाएंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, वहां भी आपसे कहा जाएगा कि प्रॉब्लम को एनालाइज करो, प्रॉब्लम क्या थी, क्लासरूम के अंदर बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, क्लास में बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा। आपसे कहा जाएगा टॉपिक या करिकुलम के अंदर जो इश्यूज निकाल के लेकर आओ। ये आपके साथ अक्सर बीएड के अंदर ये सारी चीजें होती रहेंगी आपके साथ। अब ये आपका काम है कि यार आप उन प्रॉब्लम्स को, उस असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए आप फिशबोन डायग्राम भी बना के अपने एनालिसिस को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करो। ये जो आप लोग को नजर आ रहा है फिशबोन डायग्राम, ये मैंने रिसर्च पेपर से ली है, और रिसर्च पेपर का टॉपिक भी एजुकेशन ही था। अब यहाँ पे जो उसका हेड के अंदर कौन सी प्रॉब्लम शो कर रहा है, वो स्टूडेंट प्रॉब्लम, कैटेगरीज कौन कौन सी है, सदफ, सदफ सगीर, कैटेगरीज कौन कौन सी है इसके अंदर, गुड रिसोर्सेज, यूनिवर्सिटी, पर्सनल, एकेडमिक्स। उसके बाद पर्सनल के अंदर उसने इस तरीके से डिटेल्स को शो किया हुआ है। फिशबोन डायग्राम देख ली, आगे चलें। सैन की डायग्राम, सैन की डायग्राम पहले कभी देखिए डायग्राम, देखो इस डायग्राम, अब ये भी एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है, ओके। यहाँ पे सैन की डायग्राम को अमूमन वहां पे प्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे आप चीजों की स्टेट दिखा रहे हो। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम बात शुरू करते हैं कि जी गूगल जो कंपनी है वो किस तरीके से, हाउ डज इट मेक्स मनी, वो किस तरह से कमा रहा है। उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो गूगल सर्च है, सर्च से कमा रहा है। उसके बाद कौन है, यूट्यूब, उसके बाद गूगल एडसेंस, फिर गूगल प्ले, गूगल क्लाउड, फिर आगे जाके सारे के सारे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है आप जितना कारोबार से कमा रहे हो तो सारी की सारी रकम आपके प्रॉफिट तो नहीं होती, आपने मुलाजमिन की तनख्वाह देनी है, आपने दुकान का किराया देना है, गूगल केस में आपने डेटा सेंटर से किराया देना है, आपने टैक्सेस पे करना है, और इस तरीके से आपने चीजों को डिवाइड करके दिखाया कि जी कौन सी चीज इस्तेमाल हुई, नेट प्रॉफिट कौन सा हुआ, जितनी आमदनी थी उनकी
वो ये सारी की सारी उनकी आमदनी हो गई। बाकी फिर उनके एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, जो उनका नेट प्रॉफिट था वो ये था। आपने इसी किस्म के डिजाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। मसलन आपने अपने घर की आमदनी का एनालिसिस किया कि अब्बू कमा के ला रहे हैं, ठीक है, मेरा भाई भी कमा रहा है, मैं भी कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हूँ, ठीक है जी, हमारे घर में लेट से 3 किस्म की इनकम आ रही है। उसके बाद ये इनकम जा कहाँ कहाँ रही है, हमने बताया कि जी बिजली के बिल में जा रहा है, हमारे पानी के बिल पे जा रहा है, हम पानी के टैंकर आ रहा है उसमें जा रहा है, हमने बात की कि हमारी जो स्कूल की ट्यूशन फीस है उसके अंदर जा रहा है, यूनिवर्सिटी की फीस हम पे कर रहे हैं, हमारे अखराज यहाँ जा रहे हैं। आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने बात की कि अमेरिका के अंदर एक्टिव शूटिंग्स, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जी यूएस के अंदर कौन कौन सी एक्टिव शूटिंग्स हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने फायरिंग की है और उस फायरिंग को उसने एनालाइज किया है। ऊपर देखो वो दिखा रहे हैं 249, 249 वो हमले हुए जिसके अंदर पुलिस के आने से पहले पहले मामला खत्म हो गया, राइट। उसके बाद उन 249 जिसके अंदर पुलिस के आने से पहले पहले मामला खत्म हो गया, उनमें से 113 ऐसे थे, 249 113 ऐसे थे उसमें से जिसके अंदर जो मुजरिम था वो पुलिस के आने से पहले पहले भागने में कामयाब हो गया, और उनमें से 72 ऐसे थे जिसके अंदर मुजरिम ने उसी वक्त खुदकुशी कर ली, पहले उसने लोगों को मारा और खुदकुशी कर ली। अब इंफॉर्मेशन जो भी हो, जो भी टॉपिक हो, बुनियादी मकसद यहाँ पे सिखाने का है, सैंकी के जरिए से आप इस चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लासरूम के अंदर तुम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन को सैंकी के जरिए से प्रेजेंट कर सकते हो? तूबा बोलो, पूरा बोलो। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपकी क्लास की। मैंने आपकी क्लास के अंदर बताया कि 34 स्टूडेंट्स थे। ओके, 34 के अंदर से मैंने उसको यू डिवाइड किया, मिसाल के तौर पे मैंने यू डिवाइड किया कि मेरे पास पूरी क्लास के अंदर यहाँ से यहाँ तक 34 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 10 जो थे जिनका लेट एडमिशन हुआ, और इनमें से ये जो थे जो पहले दिन से हमारे साथ क्लास के अंदर मौजूद है, उनमें से कुछ लोगों ने छोड़ दिया, किसी ने छोड़ा घर के इशू की वजह से, किसी ने छोड़ा कि जी पढ़ाई समझ नहीं आ रही, एक ने छोड़ा कि उसने इवनिंग में करा लिया, बाकी ये जो बच्चे अभी तक हमारे पास मौजूद है। अब देखो क्लास के अंदर जो बच्चों का जो मैं ब्रेक डाउन है वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ सैंती की मदद से। और बताओ और क्या हो सकता है क्लास के अंदर? तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो सकती है, कौन से बच्चे जो है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं कभी अच्छा नहीं परफॉर्म करते, कौन से बच्चे जो है फॉर एग्जांपल वो क्लास के अंदर परफॉर्म तो अच्छा करते हैं लेकिन असाइनमेंट्स वक्त पे नहीं दे रहे होते या असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहे होते। आप इस तरीके से भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और बताओ, ठीक है चलो आपके ऊपर है आप कैसे इसको करती है प्रेजेंट। और बताओ, सिलेबस, सिलेबस तो सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि आईसीटी को तुमने डिवाइड करना है, तुम आईसीटी को भी डिवाइड कर सकते हैं। आईसीटी का बनाया, इतना सारा पोर्शन 21st सेंचुरी स्किल ने ले लिया, इतना सारा पोर्शन इंफोग्राफिक्स ने ले लिया, बाकी टॉपिक्स ने इतना इतना वक्त लिया। हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जी आईसीटी का स्किल जो कोर्स है उसके अंदर कौन सा वाला हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट। अब देखो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने पाई चार्ट का नाम सुना है? पता है ना पाई चार्ट? कोई है जिसको पाई चार्ट ना पता हो? सुना? नहीं पता? अच्छा अभी देख लेंगे, नजर आ जाएगा। ये रहा आपका पाई चार्ट, एक सर्कल के अंदर डिफरेंट पोर्शंस के जरिए से आपने इंफॉर्मेशन कन्वे की कि किस चीज का कितना पोर्शन है, ठीक है। अब देखो पाई चार्ट एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ मैट्रिक की मैथ्स की बुक के अंदर पाई चार्ट बार चार्ट का जिक्र होता है। ओके, सिंपल सी चीज है, क्लास 7 के अंदर भी बता रहे हैं, शायद क्लास 7 में भी होता है। अब बताने का मकसद ये है कि देखो अच्छे इंफोग्राफिक बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम जो है ना कोई नई चीज लेकर आओ, जरूरी नहीं है कि तुम सैंकी को पढ़ो, जरूरी नहीं है कि तुम जो है फिशबोन डायग्राम को पढ़ो। जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो क्लास 7 के अंदर भी बच्चे के पास होती है, उस नॉलेज को भी यूज करके एक अट्रैक्टिव पाई चार्ट बना सकते हैं। ये पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है, इन्होंने इस पाई चार्ट को किस तरीके से इसके अंदर कलर्स और आइकॉन्स और इमेजेस के जरिए से किस तरीके से उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया, ठीक है। ऊपर इसके अंदर हम किस किस टॉपिक के ऊपर ये पाई चार्ट है? ये उर्दू में ना समझाए, गूगल खुद किस तरीके से कमा रहा है ये हमें नहीं बता रहा, ठीक है। गूगल किस तरह से कमाता है? जी बिलाल, तो गूगल सबसे ज्यादा गूगल की आमदनी किस चीज से हो रही है? सबसे ज्यादा किससे हो रही है? सबसे ज्यादा गूगल सर्च से हो रही है। प्ले स्टोर कौन कह रहा है भाई? जी, सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? तो गूगल सर्च से सबसे ज्यादा उसकी आमदनी हो रही है गूगल सर्च से।
अब देखो एक वही बुनियादी बात इन्फोग्राफिक्स के एतबार से पाई चार्ट कोई अनोखा कोई अछूती चीज नहीं है। पाई चार्ट से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने किस सिंपल तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा मजे की बात ये कि अगर तुम लोग सैनकी डायग्राम को देखो तो सैनकी डायग्राम के अंदर भी उन्होंने इसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है। उनकी सबसे ज्यादा इनकम किससे हुई है? गूगल सर्च से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे उनका मकसद ये बताना था कि आमदनी हो कहाँ कहाँ से रही है और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उस इसलिए उन्होंने यहाँ पे सैनकी को बनाया। लेकिन पाई चार्ट वाली डायग्राम के अंदर उनको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी कि यार किस तरीके से सबसे ज्यादा आमदनी जो है उनको किस प्रोडक्ट से हो रही है। तो सबसे ज्यादा आमदनी किस प्रोडक्ट से हो रही है? गूगल सर्च से हो रही है। उसके बाद सबसे कम किससे हो रही है आपके ख्याल में? नेटवर्क और यूट्यूब दोनों काफी कम इनकम उनके लिए जनरेट करें। आगे चलो। हाँ जी। जी मैमूना, क्या है, किस चीज का ये इंफोग्राफिक है? जी, तो क्या क्या मतलब? दुनिया में जितने भी दरख्त हैं वो दरख्त दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ठीक है, किस मुल्क का दुनिया के दरख्तों, दुनिया भर के दरख्तों के अंदर किस मुल्क का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? जी, तो किस पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा? रशिया। ओके। अदर से मुराद? बेटा अदर किसी कंट्री का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो रशिया। अब तुम देखो यहाँ पर बुनियादी तौर पर उन्होंने एक सिंपल सा इंफोग्राफिक डिजाइन किया है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि देखो इस इंफोग्राफिक के अंदर उन्होंने किस तरीके से आप यूँ समझो ट्री को यूज किया, ट्री के तने को यूज किया, स्टम्प को यूज किया। ट्री के अंदर रिंग्स होती हैं। अब देखो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, तो उन्होंने उसका जो रेलिवेंट इमेज था, रेलिवेंसी याद है, उस रेलिवेंट इमेज को उन्होंने यूज किया। ना सिर्फ उन्होंने यूज किया बल्कि साथ ही साथ इसकी मदद से उन्होंने अपने इमेज को अट्रैक्टिव भी बना दिया। एक और चीज है टाइमलाइंस। आप लोग टाइमलाइन कितने आपके जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ाओगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, उसमें कितनी जगह टाइमलाइन इस्तेमाल होती है? पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद ये हुआ, है तो ऐसे है कि नहीं? ठीक है, इवन आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री तक के अंदर बाद ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि पहले ये चीज हुआ, उसके बाद फिर ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ। राइट। अब देखो उस टाइमलाइन को दिखाने के लिए उन्होंने क्रिएटिव यूज तरीका इस्तेमाल किया ट्री का। ट्री के अंदर आपको एक चीज नजर आती है कि जो ट्री का निचला हिस्सा होता है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरे पत्ते आते हैं, फिर दूसरे पत्ते। ट्री के टॉप के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो लेटेस्ट पत्ते होते हैं। ऐसा है या नहीं? अब देखो उन्होंने इसी तरीके से इसी डिजाइन को यूज किया। जो सबसे लेटेस्ट इवेंट हो गए वो नीचे आ गए, जो पुराने इवेंट थे वो ऊपर आ गए, जो सॉरी नए इवेंट से वो टॉप पर आ गए। अब आप इस तरीके से भी आप भी ट्री को यूज, हाँ तो गलत किया हुआ उसने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। देखो इंफोग्राफिक तुमने बताने की टेम्पलेट था, बुनियादी तौर पे टेम्पलेट है, ये बना बना इंफोग्राफिक की टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट के अंदर उन्होंने टेम्पलेट मकसद ये था कि इस टेम्पलेट को एडिट करके अपनी मर्जी से बना दो। अब बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग टाइमलाइन को यूज करना है, दिखाना है, तो आपने ट्री को यूज कर लिया और ट्री के जरिए से पुराने और नए का आपने फर्क क्लियर कर दिया। जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे और जो नया है वो सबसे ऊपर। ये भी एक टाइमलाइन की एग्जांपल है। यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी सिर्फ तस्वीर की मदद से। जी, ओवर द इयर्स रेफ्रिजरेटर की शेप में, साइज में क्या क्या, डिजाइन में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान या आपके बीएड प्रोग्राम के अंदर, या अगर आप कल का क्लास में, तो किस टॉपिक के अंदर आप इस किस्म का इंफोग्राफिक बना सकते हैं? ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान में पहले ये वजीर आजम फिर वो वजीर आजम, तो आपने उसके लिए ऐसा बना दिया हर वजीर आजम की तस्वीर और साथ ही साथ आपने ईयर और उसका नाम लिख दिया। अगेन अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करो कि देखो दोनों जो ये आपकी जो टाइमलाइंस थी या लेआउट था, ये सिक्वेंशियल था, ये वर्टिकल में है। ओके, और जुनैरा ये कौन सा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल में है। साथ ही साथ एक और तरीका भी आपके पास। जी बिलाल, ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा लेआउट है ये? शाबाश। जी शाइस्ता, कौन सा ये? साइक्लिक है। ओके, यहाँ पे जो है उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसने टाइमलाइन को प्रेजेंट कर दिया। मकसद आप महदूद नहीं है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के, आप साइक्लिक डिजाइन भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जगह कम है बिलाल, आपके पास जगह कम है, तो आपने साइक्लिक डिजाइन यूज कर लिया। साइक्लिक डिजाइन के अंदर आपने फॉर एग्जांपल क्लॉक को यूज किया, जैसे हमने ट्री में यूज किया था कि ट्री के अंदर जो सबसे पुराना है वो नीचे और सबसे नया जो है वो ऊपर। और क्लॉक के अंदर आपने देखा जी क्लॉक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है।
तो आपने उसी डायरेक्शन के अंदर आपने इवेंट्स को प्रेजेंट कर दिया। ये कोई एग्जांपल है टाइमलाइन की आपके सामने। ओके, अब देखो यहाँ पे वो चीज समझ में आ रही है, जो हम लोग जब इंफोग्राफिक डिजाइन के अंदर हम बात कर रहे थे, तो हमारा एक पॉइंट ये था कि यार आप जब शेयर करते वक्त अपने ऑडियंस का प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखो कि आपने अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। ये डिजाइन आप लोग को समझ में आ रहा है? ये डिजाइन जो है वो आपके कंप्यूटर या किसी बड़ी स्क्रीन के लिए तो सही है, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल दी, कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन बन गया, कॉम्प्रिहेंसिव इंफोग्राफिक है, लेकिन समझ में आ रहा है ये दूसरा डिजाइन है। टॉपिक दोनों को एक ही है। पहली वाली स्लाइड का टॉपिक भी क्या था? इंटरनेट की हिस्ट्री। दूसरे वाले की भी यही है, वो उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी के मेन पॉइंट्स बता रहा है। दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है? ये वाला। अगर से नजर ये भी सही से नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारे इस प्रोजेक्टर या हमारे जो 4:3 वाला जो रेशियो है, इसके लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद क्या कि यार आप अपने इंफोग्राफिक को, टाइमलाइन को डिफरेंट तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो आपके सामने इस किस्म का आउटपुट होगा, इस चीज को समझना मुश्किल। और अभी समझ में आप लोग को ये भी नहीं आया, पढ़ने में ये भी नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन इसके बावजूद ज़ूबिया समझ में ये भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद आपको खुद समझ कह रहे हैं आप लोग कि यार ये पहले से बेहतर है। फर्क क्या था कि उसने कलर्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया। ऐसे है या नहीं? ठीक। एक और आपके पास ये टाइमलाइन है। ओके, ये भी टाइमलाइन है। अब देखो बुनियादी तौर पर हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन है, लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट तक जा रही है, लेकिन इस टाइमलाइन को उसने अट्रैक्टिव बना दिया, उसने लाइंस के दरमियान थोड़ा सा कर्व डाल दिया। ओके, थोड़ा सा कर्व डाल दिया, कुछ सर्कल डाल दिया, तो उसके नतीजे में आपका डिजाइन जो है ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। बार चार्ट का नाम सुना है? ठीक है, जिस तरह से पाई चार्ट आप लोग क्लास 7 से देखते आ रहे हैं, बार चार्ट भी ऐसा ही क्लास 7 से देखते आ रहे हैं। क्या आपके सामने बार चार्ट की एग्जांपल, वो पुराना सा डिजाइन बार चार्ट का जो आप, हाँ फिर आप चले जाए, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। हाँ जोबिया, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, अल्लाह हाफिज। तो बार चार्ट आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। बार चार्ट अब तवील अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। आप इसी बार चार्ट को देखो, उसने उस कलर्स की मदद से, 3D इफेक्ट की मदद से उसने उसको अट्रैक्टिव बना दिया। किस टॉपिक के ऊपर ये है तूबा सिद्दीकी? किस टॉपिक के ऊपर बार चार्ट है? ओके, दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है? चाइना, गुड। और चाइना के अंदर कौन सा वाला फॉसिल फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? कोल, कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये एक और आपके सामने एग्जांपल है बार चार्ट की। किस टॉपिक पे बार चार्ट है? गन ओनरशिप। अब देखो बार चार्ट था, टॉपिक क्या था? गन ओनरशिप का। रेलिवेंसी वाले प्रिंसिपल इस्तेमाल करके उन्होंने गन के जरिए से ही इस बार चार्ट को अट्रैक्टिव बना दिया। गन की बात हो रही है तो गन की तस्वीर दिखा दी। और क्या मैसेज दे रहा है इसके अंदर ये? और बताओ। और इसके अंदर वो बता रहा है आपको कि यार अमेरिका के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। किस तरीके से गन ओनरशिप जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अंदर डिवाइड हो रही है। ये डेमोक्रेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, और ये उसे दिखाए रिपब्लिकन्स। ठीक है, सबसे ज्यादा गन किसके पास है? रिपब्लिकन्स के पास। अब देखो यहाँ पे हमें कौन कौन से प्रिंसिपल नजर आ रहे हैं। रेलिवेंसी की मदद से उसने, क्रिएटिविटी और रेलिवेंसी की मदद से उसने एक सिंपल से बार चार्ट को कितना खूबसूरत बना दिया। गन ओनरशिप हुई तो गन की बात कर ली, और साथ ही साथ उसने इसके अंदर हमें जो पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दिखा दी कि जो सियासी जमात के लोग हैं, रिपब्लिकन है सबसे ज्यादा लाइन बार चार्ट बनाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज कन्वे कर दिया किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबसे ज्यादा गन ओनरशिप रखते हैं। उसके बाद आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप की, कि आप जो है अपने जिस पे हम लोग क्लास से भी बात कर चुके हैं, आप लोग क्लास के अंदर भी कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप बनाते रहते हैं। और यहाँ इस माइंड मैप के एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कलर्स और इमेजेस की मदद से उस इंफोग्राफिक को उसने किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इन तमाम बातों को कवर किया कि अच्छे इंफोग्राफिक बनाने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना भी जरूरी है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नए किस्म के लेआउट्स देखे, फॉर एग्जांपल सैंकी डायग्राम, फॉर एग्जांपल फिशबोन डायग्राम। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद है, लेकिन साथ में हमने इस बात को भी रियलाइज किया कि अच्छे इंफोग्राफिक डिजाइन करने के लिए लाजिम नहीं है कि आप कोई बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई लेटेस्ट लेआउट यूज करें। एग्जिस्टिंग लेआउट्स को भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमने देखा कि एक सिंपल सा पाई चार्ट जो क्लास 7 का बच्चा भी बना लेता है,
उसको इमेजेस और कलर्स की मदद से कैसे इंटरेस्टिंग बनाया। हमने बार चार्ट को देखा, बार चार्ट के अंदर हमें रेलिवेंसी की बहुत अच्छी एग्जांपल नजर आती है कि जो टॉपिक था उसी टॉपिक का इमेज दिखा के उन्होंने उस बार चार्ट को उन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया अपनी इस रेलिवेंसी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। कल फिर हम दोबारा कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और इस बात पे भी बात करेंगे क्लासरूम के अंदर इंफोग्राफिक को यूज करने के क्या फवायद हैं। थैंक यू। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।